Special education, hearing impairment and visual impairment and intellectual disabilities of the Department of the Faculty of Special Education, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University and other university and colleges running the B.Ed Special Education courses. जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन, उसी कड़ी में आज का लेक्चर स्पेशल पेपर BCD 207 यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है। आज के लेक्चर में हम पिछले जो लेक्चर्स में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनके आगे का हिस्सा हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगा और अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। आप मेरे YouTube चैनल एडुफोनिया पर भी जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अपलोड हम बार बार कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू। कल हम लोग बात कर रहे थे आपके एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड बात चल रही थी, कोठारी कमीशन की बात चल रही थी और कोठारी कमीशन मैंने कल आपको बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे जो शिक्षा नीतियां हैं उनके विषय में। शिक्षा नीति एक आई थी 1968 में, फिर आई 1986 में, उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्लियर हुआ 1992 में और उसके बाद में अब ये 2020 में आपकी नई शिक्षा नीति आई है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार नट शेल में ये देख लें कि 86 में, 68 में और 92 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके विषय में। बाकी डिटेल्ड पॉलिसीज़ आपको सारी अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे देखेंगे तो उस पर आपको पूरी की पूरी जानकारियाँ मिल जाएंगी। बहुत डिटेल में है, अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो बेसिकली जब हम 1968 की बात करते हैं तो अब मैंने कल आपको बताया भी था कि कोठारी आयोग 64 से 66 के बीच में चला। उन्होंने जो इतनी अपनी रिकमेंडेशंस दी उसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इसको प्रमोट किया। ध्यान रखिएगा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति है, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति नहीं है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति यानी गवर्नमेंट ने बनाया वो शिक्षा किस तरह से दी जाएगी, तो उस पर एक उन्होंने अपनी पॉलिसी या नीति बनाई। तो 1968 में इस चीज़ को गवर्नमेंट ने, जो उस समय गवर्नमेंट थी, उन्होंने लागू किया। और उसके बाद में तो आप जानते ही हैं कि 1968 की जो पहली राष्ट्रीय नीति है वो इंदिरा गांधी के समय में आई, 86 की राजीव गांधी जी के समय में आई और 92 में जो उन्होंने प्रोग्राम ऑफ एक्शन को क्लियर किया वो प्राइम मिनिस्टर उस समय मनमोहन सिंह थे। और 2020 में जो आई वो आपको मालूम ही है, मोदी जी है। तो 68 में इसको जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से। रेडिकल थी मतलब एक थी तो एक आंदोलन एक तरीके का रहा, लेकिन फिर भी ये रेडिकल टाइप की चीज थी। अगर हम इसको देखें तो 1968 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी उसके कुछ बहुत ही मेन पॉइंट सामने निकल के आते हैं। पहला तो ये कि इसमें सबसे पहला जो ध्यान दिया गया वो कहा गया कि हमारे संविधान की इच्छा के अनुरूप 14 साल तक के बच्चों के फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी। ये सबसे पहली बात इसमें की गई। फिर उन्होंने कहा इस पर टीचर एजुकेशन में भी इन्होंने कहा कि बेटर ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन टीचर्स की होनी चाहिए। ऐसे लोगों को टीचर बनाया जाए जिनकी क्वालिफिकेशन और जिनकी ट्रेनिंग बेहतरीन हो, ऐसे लोग टीचर बने। तो टीचर एजुकेशन के ऊपर भी इस पॉलिसी में बात की गई। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है वो ये कहते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में।
जो कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस की बात चली। चूंकि उस समय तक ये मान लिया गया था कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को एक मान्यता दी जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हिंदी को सीखना और उसको प्रमोट करना एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में सभी भारतीयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। फिर संस्कृत को उन्होंने कहा, एंशियंट लैंग्वेज संस्कृत के रूप में उन्होंने कहा कि भाई इसको भी एक दिया जाए। और एक मैंने जैसा बताया भी था कि एक थर्ड लैंग्वेज थी कि कोई भी होगी मातृभाषा के रूप में या किसी और भाषा के रूप में। उन्होंने कहा कि अपने कल्चर और हेरिटेज वगैरह को संभालने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है बात कि आप क्या 68 में जितना भी आपका जीडीपी था उसका 6% 6% एजुकेशन पे खर्चा करने की बात बेसिकली की गई। तो ये कुछ मुख्य उसके स्टेप रहे 1968 के। हालांकि बहुत सारे और भी इसमें पॉइंट हो सकते हैं जिसे हम अगर पढ़ना चाहेंगे तो एक बहुत लंबा कथा है जिसको आप अगर पढ़ना चाहें तो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें हैं। लैंग्वेजेस की बात आई, हिंदी, इंग्लिश, और उसकी बात आई, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात आई जिसमें कहा गया कि सबको बराबर की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, रीजनल इम्बैलेंसेस को ख़त्म किया जाएगा, जो क्षेत्रीय विवाद हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपकी एजुकेशन सिस्टम काम करेगा, यहाँ तक कि स्कूल्स जो हैं वो राष्ट्रीय एकता पर विचार करें और इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करें जिससे कि बच्चे एक कहना चाहिए ना नेशनल इंटीग्रेशन वाली फीलिंग उनमें आ जाए। टैलेंट हंट प्रोग्राम यहीं से लाए गए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट्स को किया गया। इसके लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन करवाए जाएं जिससे कि टैलेंट हंट प्रोग्राम हो। वर्क एक्सपीरियंस पर ध्यान देने की बात की, नेशनल सर्विसेज की बात की गई, एनएसएस उसी समय शुरू हुई, मैंने आपको बताया था एनसीसी वगैरह सब उसी समय लागू करने की बात की गई। साइंस एजुकेशन के बारे में मैंने कल आपको बताया था। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के विषय में भी उन्होंने कहा कि बच्चों को व्यवसाय की ट्रेनिंग दी जाए और अगर हो सके तो उनको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। बुक्स, चूँकि उस समय देश नया नया आज़ाद हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि बुक्स भी सभी रीजनल लैंग्वेजेस में, हिंदी में और इन सब चीज़ों में छापी जाएं और ये गवर्नमेंट ही काम करेगी क्योंकि प्राइवेट पब्लिशर पता नहीं क्या छाप देंगे, तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को ही कहा। एग्जामिनेशन के विषय में कहा कि एग्जामिनेशन को रिफॉर्म्स में लाना पड़ेगा, उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एग्जामिनेशंस की होनी चाहिए। आप बोर्ड्स बनाइए, स्टेट बोर्ड्स बने और उनका हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट हमें चाहिए बच्चों में। उनके अचीवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेशन उनको दिया जाए, जो भी उसका परफॉर्मेंस होगा, जो भी उसका तौर तरीके होंगे उसके आधार पर। सेकेंडरी एजुकेशन पर भी ध्यान दिया गया। सेकेंडरी एजुकेशन मैंने कल बहुत विस्तार से आपको बताया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के विषय में बताया। यहाँ पर एक नई तरीके की चीज़ भी शामिल की गई 68 में, एक रिकमेंडेशन की गई और उसमें यह कहा गया कि पार्ट टाइम एजुकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी लागू किए जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरीके के होंगे जो रेगुलर आके क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते होंगे, तो उन्हें पार्ट टाइम एजुकेशन दिया जाए। हो सकता है शाम को आप क्लास चलाएं, हो सकता है आप हफ्ते में 1-2 दिन चलाएं, इस तरीके के, लेकिन उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाए। और ज़्यादा हो तो उनके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार द्वारा कोर्सेज चलाए जाएं। तो ये भी एक बात शुरू हुई कि पत्राचार के कोर्सेज भी चलाए जाएं और उनको स्टेटस वैसा ही दिया जाए जैसा कि हम नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को देते हैं। लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाए, एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, गेम्स स्पोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन के बारे में खास तौर पे बात की गई, तो माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस खोलने की बात की गई कि माइनॉरिटीज़ एंड, इसीलिए आप देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी के स्कूल अलग खुले, बौद्ध स्कूल अलग खुले, मदरसे अलग खुले। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, ठीक है, ओके, माइनॉरिटीज़ का राइट है, लेकिन इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि नेशनल इंटीग्रेशन लगातार बना रहे। तो एजुकेशनल स्ट्रक्चर को 10+2+3 वाली स्थिति में बांटा गया। तो अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक बेसिक किस्म की और बहुत ही एक अच्छी किस्म की एक एजुकेशन पॉलिसी थी
जिसको लागू करने का उस समय प्रयास किया गया। उसमें करिकुलम पर विचार किया गया कि भाई करिकुलम अच्छा होना चाहिए, सिलेबस ठीक ठाक होने चाहिए, बच्चों के डायनेमिक स्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट पर विचार किया गया। मतलब कुल मिला के एक ओवरऑल डेवलपमेंट पर बात की गई। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी चुनौतियां भी थी कि ये जो पॉलिसी थी ये पूरी तरीके से किताब पर आधारित थी, किताबों पर विचार ज़्यादा हुआ, थियोरिटिकल थी, प्रैक्टिकल नहीं थी। ये ओवर क्राउडेड टाइप का ट्रेडिशनल करिकुलम जो हमारा उस समय था वो बन गया था। तो यही एक कारण ऐसे रहते हैं जिनके वजह से जब ये कमियां महसूस की जाती हैं तब आप कुछ नए विचारों के ऊपर लेकर आते हो और तब आप एक नई बात कहते हो कि हाँ यार चलो कुछ तो हुआ और हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है एक नई पॉलिसी हमें लाने की बंदोबस्त हम कर लें। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो पॉलिसी 1968 की रही वो अपने आप में एक बड़ी अजीब किस्म की उसने स्थिति पैदा की। हालांकि अजीब किस्म कहना तो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा क्योंकि पहली पॉलिसी यही थी और काफ़ी हद तक उसने एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया भी। हालांकि लागू होते होते उसको स्प्रेड आउट होते होते उसमें इतने लूप होल्स आ गए कि फिर वो 1986 में आपको एक नई पॉलिसी लेकर आनी पड़ी। अब 1986 में जो आपकी पॉलिसी आई वो उसने लगभग 1968 की पॉलिसी को पूरी तरीके से 360 डिग्री पे पलटा नहीं बल्कि उसकी जो कमियां थी उनको दूर करने का बहुत ही प्रयास किया। इसमें बेसिक बात की गई स्कॉलरशिप्स पर कि एक्सपेंड करना चाहिए स्कॉलरशिप्स को, स्कॉलरशिप को बढ़ावा देना चाहिए, एडल्ट एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई। इसमें ये कहा गया कि बच्चे चूंकि पढ़ रहे हैं उस समय तक हमारे पास टीचर्स की जो संख्या थी वो बहुत ही उस लेवल से बच्चे आते थे जहाँ पर कहना चाहे शब्द नहीं मुझे मालूम कि क्या कहें, लेकिन एक खास वर्ग से बच्चे वहाँ टीचर बनने के लिए उस समय आते थे। तो उन्होंने इस पॉलिसी में इसको कहा कि SC ST एंड OBC से कैटेगरीज या कम्युनिटीज से बच्चे आए और टीचर बने। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया। पुअर फैमिलीज के जो बच्चे आते थे, जो गरीब बच्चे आते थे उनको उन्होंने इंसेंटिव्स देने की बात की। उन्होंने कहा कि कुछ इस तरीके का जरूर दिया जाए जिससे कि बच्चा जब एक बार स्कूल में आना शुरू करे तो उसे कुछ लाभ मिले, कोई ऐसी चीज मिले कि जहां पर बच्चा ये समझे कि हाँ यार स्कूल जाने से मुझे कुछ फायदा है। मिड डे मील्स की बात हुई उसी समय पे। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों को याद होगा, क्या कितनों को नहीं। वो एक समय था जब स्कूलों में दूध भी बंटता था, शरबत बंटता था, दूध बंटता था, बच्चों को पोषण की बात वहीं पर स्कूलों में ही की जाती थी। तो बाद में ये हुआ कि भाई दूध तो बड़ा नकली टाइप की भी चीज़ आने लगी क्योंकि उस समय तो असली बचता था, लेकिन कहीं कहीं पर सुनने में आता था कि दूध वगैरह भी नकली है या पानी मिला के दे देते हैं। वहाँ नकली का उस समय पानी मिलाने का ही होता था, यूरिया वाला दूध नहीं होता था। सर 80 दूध तो नहीं जानते लेकिन खाना मिलता था बच्चों को ये जानते हैं। नहीं, आप लोग अभी बहुत नई नई उम्र के हैं, आप लोग खाने वाले हैं, हम लोगों ने देखा है दूध और शरबत बटते हुए तो खैर वो एक अलग बात है। उस समय तक चूंकि पानी मिला के दूध में देने लगे थे तो इसीलिए फिर ये हुआ कि बच्चों में पोषणता या पोषक तत्वों की कमी पूरी करना। WHO का भी प्रोग्राम था, यूनेस्को का भी प्रोग्राम था। उन्होंने कहा था कि बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो बड़े कुपोषित किस्म के हैं। तो पूरी दुनिया में ये बात उठी कि भाई किस तरीके से बच्चों को पोषित किया जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका यही दिखा कि बच्चों को स्कूल में हम पोषक तत्वों को प्रदान करें खाने के रूप में। उससे क्या होगा कि बच्चों में दो तरीके की चीजें होंगी, एक तो पोषक तत्व मिलते रहेंगे, दूसरा बच्चे को एक स्कूल आने की एक लालसा रहेगी, एक लालच रहेगा, वो आएगा, जब स्कूल आएगा तो कुछ तो करेगा, सीख ही जाएगा। ये करते हुए मिड डे मील योजना शुरू की गई। तो वहाँ मिड डे मील में बहुत सारी तरीकों से पोषक तत्वों को खासतौर पर ध्यान में रखते हुए मिड डे मील को डिजाइन किया गया। तो वहाँ दूध वगैरह बंटना कम हो गया, लेकिन दाल दलिया और ये सब चीजें मिलने लगी। अब आजकल क्या मिलता है वो तो मुझे नहीं मालूम, छिपकली और मेढक वगैरह भी शायद मिलते होंगे, है ना।
तो वो तो मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल ये चीज़ हुई। तो पुअर फैमिली के बच्चों को वहाँ स्कूल लाने के लिए इंसेंटिव देने की बात की, वजीफा देने की बात की गई, स्कॉलरशिप देने की बात की गई। साथ ही 1986 में जो पॉलिसी आई उसने कहा कि स्कूलों की संख्या बहुत कम है, हमें इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देना होगा, स्कूल्स और बहुत ज़्यादा स्कूल्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चला 10-10 किलोमीटर पे एक एक स्कूल हो, बल्कि हमें कोशिश करें कि हम हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे एक स्कूल हो जाए। तो कोशिश रंग लाई, बहुत सारे स्कूल्स खुले। इसमें एक और बात की गई कि हाउसिंग एंड सर्विसेज की बात की गई। टीचर्स को ये भी बात की गई कि भाई अगर वो जिस वर्क प्लेस पे काम करते हैं वहीं के आसपास उन्हें रहने की अगर सुविधा दे दी जाए तो उनका हम कार्य क्षमता में बढ़ोतरी आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वो वहीं रहेंगे तो उनके पास में एक घर जाना और बहुत दूर तक जाने आने की एक सिर पर दर्द नहीं रहेगा, लिहाजा वो काम करने में उनका एक अच्छा मन लगा रहेगा। ये भी एक बात की गई। इसके साथ ही आवासीय स्कूलों की भी बात की गई, तो आवासीय स्कूलों का भी वहाँ पर आया। प्राइमरी एजुकेशन में कहा गया, उसमें ये कहा गया कि भाई हर बच्चे को स्कूल में आना सुनिश्चित करने के लिए ये कहा है कि जो भी एक ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं उन बच्चों को स्कूल तक लेकर आना किसी न किसी तरीके से आपको करना ही पड़ेगा और आना भी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत उसी समय हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि ब्लैक बोर्ड खरीदें और लगा दें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब था कि पढ़ने पढ़ाने से संबंधित टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस बच्चों के पास इंटरटेनमेंट के साथ में होना चाहिए, लर्निंग जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग एज ए बर्डन नहीं होना चाहिए। तो क्या करें? उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए आप स्कूलों में टीवी खरीद लो, वीसीआर उस समय आते थे वो खरीद लो, या कोई इस तरीके के रिकॉर्डर्स या रिकॉर्ड प्लेयर्स या इस तरीके की चीज़ें। इवन ब्लैक बोर्ड भी वहाँ पे खरीदने की बात हुई। ब्लैक बोर्ड अगर जैसे टांगने वाले भी आ जाएं, वरना उस पर दीवारों पर ही बना दिए जाएं। ब्लैक बोर्ड्स को काफ़ी हद तक उस समय वो चलते थे कि पोत पोत के वो काला काला लगा देते थे पेंट। अब उसमें बाहर से कहीं से रोशनी आए तो पता चला कि वो चमक आ रही है, बच्चे देख ही नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके की चीज़ें कर दी जाएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत तेज़ी से चला और बहुत हिट प्रोग्राम हुआ, और ये इतना हिट प्रोग्राम हुआ कि कई मास्टर और कई हेड मास्टरों ने अपनी अपनी ज़िंदगी सुधार ली। जो सरकारी पैसा आता था टीवी खरीद के वो उनके घर पहुंच जाता था। ये तक भी हमने अपनी आंखों से तो होते हुए देखा। बहरहाल ये हर चीज़ के साथ में कुछ दोष तो आते ही हैं, क्योंकि सरकारें पॉलिसीज़ लागू करती हैं लेकिन लागू करने वाला कौन है? वो हम और आप ही हैं। अगर हमारे और आपके मन में चोर होगा तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार आ जाए, इवन भगवान भी उतर के आ जाए, वो भी हमें सुधार नहीं सकते। तो ये एक चीज़ आई। 1986 में एक बड़ी बात हुई, जो 1968 की पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने ओपन या करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात की थी और पार्ट टाइम कोर्सेज की बात की थी। इसमें उसको फलीभूत किया गया। इसमें बताया गया कि भाई हमें ये खोलना ही है। तो ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम पहली बार यहाँ पर उन्होंने अच्छे तरीके से एक नेशनल लेवल पर कर दिया। और आपको पता ही है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 85 में बनी, तो वो इसी के कारण से लागू हुई। इसके अलावा इस पॉलिसी में एक और चीज़ बढ़िया की गई, रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल की भी बात की गई। तो रूरल यूनिवर्सिटी ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना होगा, कहीं पर है? कहीं पर है? कोई सुना है ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय? नहीं सर। अरे नहीं सर, हमने नहीं सुना। चित्रकूट में क्या है? सर बाबा जी के चित्रकूट में अलावा भी, बाबा जी के अलावा भी सोचो। नहीं सर, बाबा जी का तो दूसरा नाम है कुछ, लेकिन और पता नहीं वो तो वहाँ सर जगत ज्यादा। गुरु, जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट विकलांग विश्वविद्यालय, वो अलग है। यस सर, यस सर। ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय चित्रकूट में नवोदय विश्वविद्यालय। है। यस सर। कौन सा? महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किसने बोला भाई? ये शीलू ये यादव। सर ये जी वही सर। करते हैं। हाँ, शीलू यादव ने बिल्कुल सही बताया। ये महात्मा गांधी ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय ये इसी पे खुला, क्योंकि रूरल यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की बात महात्मा गांधी ने की थी। उन्होंने ये कहा
कि विश्वविद्यालय केवल शहरों की धरोहर नहीं है, बल्कि हमारे गांव में अगर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में उनकी उपयोगिता ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर हम ऐसे विचारों को, ऐसे चीजों को, ऐसे पाठ्यक्रमों को पढ़ा सकते हैं जिनकी उपयोगिता ग्रामीण जीवन में ज्यादा हो। शहरी जीवन में हम उन चीजों को पढ़ा सकते हैं जिनकी उपयोगिता शहरी जीवन में ज्यादा हो। अब गांव का बच्चा अगर शहर में आके पढ़ रहा है, आर्किटेक्चर सीख रहा है तो सीखे, कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियरिंग सीख रहा है सीखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो उपयोगिता होगी वो शहरों में ही दे पाएगा। गांव में अगर वो एग्रीकल्चर के विषय में कुछ सीखता है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सीखता है, एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर सीखता है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से कामों को कर पाएगा और गांव हमारे मजबूत होंगे। ये बेसिक फिलॉसफी थी महात्मा गांधी की। तो इसीलिए जो पहला ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय खोला वो महात्मा गांधी के नाम पर खोला। तो इस पॉलिसी ने इनको भी रिकॉग्नाइज किया और ये कहा कि भाई इस तरीके की हमारी चीजें चलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का गठन किया इस पॉलिसी में, और ये कहा कि कम से कम इतनी चीजें तो हमारी चलनी ही चाहिए। अगर हम देखें बहुत एक विस्तार के रूप में, तो 1986 की जो नीति थी वो उसके 4 बेसिक पिलर थे। पहली थी उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता, सुलभता और उत्तरदायित्व। ठीक, सुलभता और उत्तरदायित्व मतलब आप जान सकते हैं कि क्वालिटी भी है, इक्वालिटी भी है ना, एक्सेसिबिलिटी भी है, और हमारी क्या कहना चाहिए उत्तरदायित्व या क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इस तरीके की चीजें। तो उन्होंने कहा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 2025 तक उन्होंने अपना जो टारगेट रखा था 2025 तक उच्च कोटि की शिक्षा के साथ साथ देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। ये बात भी इसमें आई और अपना जो नई पॉलिसी है इसमें भी आई है ना। तो उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, प्राइमरी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए 86 में ये भी बात की कि भाई गांव में जो स्कूल हैं वहाँ पर उनकी पढ़ाई हो, साथ साथ उनके बच्चों की शिक्षा वहाँ पर और उनके पोषण का भी ध्यान रखा जाए। तो इसके लिए कौन काम कर सकता है? तो विचार किया गया कि यार ज़्यादा दूर ना जाया जाए, स्कूलों को ये जिम्मेदारी दे दो, साथ में आंगनवाड़ियों को। तो आंगनवाड़ी और स्कूलों को ये व्यवस्था दी गई कि बच्चों की शिक्षा के साथ उनके स्वास्थ्य और पोषण का भी ध्यान रखें। जो बच्चे 3 साल से कम हो वो उस विद्यालय में या आंगनवाड़ियों में वही सुविधा उनका काम होगा कि वो कराएं। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत सारी वहाँ पर देखने को मिलती हैं कि 1986 की पॉलिसी में। अब ये तो एक छोटी सी चीज़ हो गई। अब बात हम करते हैं 1992 में ऐसा क्या हुआ कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ी। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और नरसिम्हा राव साहब के बाद में ये चीज़ सोचने में आई कि जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी लागू की गई थी 1986 में, 1986 में लागू हुई, 1992 तक आते आते लगभग वो 6 साल होने को आ गए। 6 साल में जब उसकी इवैल्यूएशन स्टडी की गई तो पता ये चला कि अभी बहुत सारे इसके ऐसे लूप होल्स हैं, ऐसे तौर तरीके हैं जहां पर हमें इस पॉलिसी को लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर पे हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में। तो इस पे एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया गया जिसे हम POA 1992 भी कहते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि हमने जो पॉलिसी लागू की उसको हम लागू करेंगे कैसे, क्या उसमें गड़बड़ हो रही है और किस तरीके से हम उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि इस POA 1992 में 2 चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आई कि हमारे पास 2 तरीके की एजुकेशन होती है, एक प्रोफेशनल एजुकेशन, एक टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम। प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम में और जो रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम है उनमें ये बड़ा अजीब सी चीज़ हो रही है कि हम जिसकी जो मर्जी होती है वो उस तरीके से बच्चों को भर्ती कर लेता है। तो कुछ बच्चे जो रेगुलर एजुकेशन में जाना चाहते हैं वो वहाँ जाते हैं, जो टेक्निकल एंड उसमें एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वोकेशनल में या प्रोफेशनल में, वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि एक्चुअली हमें जाना कहाँ है।
उनके पास कोई ऐसा चूज करने का आधार नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उनको चुनने का भी कोई क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है। अगर कोई एक यूनिवर्सिटी है वो अपने बच्चों को अपने तरीके से चुन लेती है, कोई और है वो अपने तरीके से चुन लेती है, तो प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में जो बच्चों का इनपुट है वो बहुत वेरी कर रहा है, बहुत विभिन्नतापूर्ण है। उन्होंने कहा भाई इस तरीके से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की घोषणा करनी पड़ेगी। तो ऑल इंडिया बेसिस पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की उन्होंने यहाँ पर 1992 में उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी कि जो प्रोफेशनल और टेक्निकल एग्जामिनेशंस हैं वो ऐसे ही होंगे। इसीलिए आप देखेंगे IEEE एग्जाम शुरू हो गए, AIEEE के एग्जाम शुरू हो गए, JEE शुरू हो गए, SLE के शुरू हो गए, नेट शुरू हो गया, बहुत सारी और चीजें सब शुरू होती चली गई। टीचर्स को भी उन्होंने कहा कि भाई जब टीचर भी आएंगे वो भी ऐसे अरे गहरे नहीं आएंगे, नेट शुरू करो, ये फालतू फंड का काम नहीं चलेगा। टीचर्स की भी क्वालिटी ऐसा ना हो जिसकी जो मर्जी आए, तो किसी हेडमास्टर साहब का भतीजा है बोले आ जाओ भाई खाली बैठे और टीचर बन जाओ, ये नहीं चलेगा। चलेगा ये कि एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आप क्वालिफाई करेंगे तब आप टीचर बनेंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कहा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 3 एग्जामिनेशन स्कीम्स को उन्होंने लागू किया, जैसे JEE आप जानते ही हैं, और AIEEE जो कि नेशनल लेवल पर हुआ, और SLEEE उन्होंने स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो बात की, वहाँ पे स्टेट में अपना अपना कराओ और नेशनल लेवल पर AIEEE को कराओ। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस को एक ऑप्शन और दिया गया कि वो चाहें तो SLEEE पे चाहें, या चाहें तो वो नेशनल एग्जामिनेशन AIEEE पे चले जाएं। और इस तरीके की चीज़ों से आने के बाद उन्होंने कहा कि बच्चों को हम ज़्यादा बर्डन ना दें, क्योंकि फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल बर्डन तो है ही। तो उन्होंने कहा कि इस पर एग्जामिनेशन की जो फीस वगैरह होगी वो एक जगह पे दीजिए और कोई भी आप एग्ज़ाम देने का प्रयास कर लीजिए। हालांकि बाद में फिर ये अलग अलग कर दिया गया, पहले तो ओवरलैपिंग से बचाने की बात की गई थी। तो बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन में प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने बहुत अपना योगदान दिया, और इस तरीके की चीज़ें बात वहाँ पर की गई है। तो आप लोगों से मेरे यही एक वो है कि चूंकि टाइम भी आप लोगों का शायद हो रहा है, आप लोग कोशिश ये कीजिए कि 1968 जैसा मैंने कहा कि रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग था, 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन जो थी वो स्पेशल एम्फेसिस थी रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज पर, जो विभिन्नताएं या जो कमियां थी उनको हटाने पर, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को इक्वलाइज करने पर, यानी समानता पूर्वक या समान एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए बात की गई थी। और जो 1992 था वो था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। 1986 की पॉलिसी के कारण से ही आपके पास बहुत सारी चीज़ें चली, जैसे कि हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, और 1992 के बाद में सर्व शिक्षा अभियान को उसके अंतर्गत जोड़ा गया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पर जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है पूरी की पूरी पॉलिसी मौजूद है। एक बात मैं ज़रूर कह दूं कि पॉलिसी को एक बार पढ़ जरूर लीजिए, उसके पूरे हिंदी में डॉक्यूमेंट्स शायद वहाँ मौजूद हैं, देख लीजिएगा। 68 की पॉलिसी तो शायद ही हो हिंदी में, लेकिन 86 की पॉलिसी हिंदी में मौजूद है, आप एक बार देख लीजिए। PDF है उसका, डाउनलोड कर लीजिएगा। एक जरूर चीज़ है कि PDF शायद वो बहुत अच्छा नहीं है, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के पास में मैं शेयर कर सकूं। एक बार कोशिश आप लोग देख लीजिए क्या है क्या नहीं, ठीक है। जी सर। बताइए और कोई सवाल? कोई नहीं। सर आज जो पढ़ा रहे थे हम लेट ज्वाइन हुए थे, तो टॉपिक का क्या नाम था सर? टॉपिक का नाम था आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं उनके बारे में हमने बात की, 1968 की, 1986 की और 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन की। यस सर। सर ये बताइए, ग्रामों के जब ग्रामीण विद्यालयों की बात की गई थी, तो सर अभी तक मतलब शहरों में तो विश्वविद्यालय ज्यादा हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया में अभी विद्यालय फिर कम क्यों है सर? कम इसलिए हैं कि कौन पढ़ना चाह रहा है गांव में इंजीनियरिंग में। आप एग्रीकल्चर में देख लीजिए,
मैं आपको बता देता हूँ, आपको शायद इतना पता नहीं, आप लोग ग्रामोदय नाम जुड़ा होगा तभी मानोगे क्या गाँव को। पूसा इंस्टीट्यूट क्या है? सर नाम सुना? इसके अंदर सर एक ये भी कमी है कि लोगों को लगता है जो वहाँ पे सर जितने लोग गांव में जितने भी पढ़ना जो चाहते हैं उनको लगता है कि गांव की यूनिवर्सिटीज में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी या नहीं सुविधा नहीं नहीं है, नहीं तो नहीं सर वो नहीं नहीं शहरों नहीं की नहीं तरफ भी भाग रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, वो बात नहीं है। यहाँ ग्रामीण विश्वविद्यालयों की परिकल्पना इस वजह से नहीं की गई कि गांव के बच्चे गांव में रह जाएं, बल्कि इसलिए की गई कि ग्रामीण परिवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोर्सेस वहां डिजाइन किए जाएं। आपके इलाहाबाद में एक ग्राम विश्वविद्यालय है, ठीक है, एक मुझे नहीं मालूम कि कहाँ पर, लेकिन एक इलाहाबाद में है, और उसमें वो इंजीनियरिंग कॉलेज या इस टाइप का कुछ है जो ग्राम उससे ही चलाते हैं, पूरा गांव की ही मतलब पृष्ठभूमि को वो रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। अब रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे केवल एग्रीकल्चर की पढ़ाई ना हो, गाँव का विकास किस तरीके से होगा, गाँव से जो अनाज या जो चीजें वहां पर गांव की पृष्ठभूमि में पैदा होती हैं उनका सही तरीके से देखभाल और उनका बेचना और उनसे प्रोडक्ट बनाना किस तरीके से किया जाएगा, ये टेक्नोलॉजी भी वहां है। पूसा इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों ने कभी सुना होगा, ये बहुत बड़ी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है पूसा इंस्टीट्यूट। इसके अलावा आपने गोविंद बल्लभ पंत पंतनगर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, पूरी की पूरी ग्रामीण पृष्ठभूमि की यूनिवर्सिटी है और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम पे जानी जाती है। इसी तरीके से आप लोगों ने ये सुना होगा, क्या नाम, IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी गांव के विश्वविद्यालयों को और उनकी चीजों को रखता है इंस्टीट्यूट है, लेकिन फिर भी ये गांव के लोग जैसे जिनके पशु वगैरह बीमार होते हैं तो वो उनके बीमारियों के इलाज के लिए IVRIs वगैरह में जाते हैं। इसी तरीके से एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला जहाँ पर पशु पक्षियों का इलाज किया जाता है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, अलग बात है। वर्धा विश्वविद्यालय अगर आप नाम सुनेंगे तो हिंदी विश्वविद्यालय है, लेकिन हिंदी विश्वविद्यालय के साथ में वर्धा जो है वो रूरल उसको डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा देता है। आप इसके अलावा वो लगा लीजिए, आपने सुना होगा बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस महू में है। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है शहर में, लेकिन उनकी काम जो है वो केवल रूरल इंस्टीट्यूट के तौर पर ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राम शब्द लगा होना बहुत जरूरी नहीं है। ऐसे तो ग्राम शब्द जुड़ा हुआ है आपका नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज, उसमें ग्राम जुड़ा हुआ है लेकिन ग्राम नहीं है, तो गांव में है जरूर इससे। तो कहने का मतलब ये है। सर मैं अपने गांव गई थी तो वहाँ पे मैंने एक मतलब दीदी थी, उससे पूछा था कि उन्होंने मतलब आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने कहा कि गांव में यूनिवर्सिटी तो है पर वो बहुत आउटर एरिया पे है, जिसकी वजह से हमें जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये होता है, तो घर वालों ने गांव के परमिशन नहीं बीच में दी। तो शहर कोई नहीं बता पाएगा यूनिवर्सिटी, वो तो बेकार की बात है। असल में होता क्या है कि लोगों के पास अपनी चीजों को डिफेंड करने का बहुत तरीके होते हैं। सवाल यहाँ पर ऐसा नहीं है, वेटनरी आप देखेंगे या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग जाते भले ही नहीं है, लेकिन जो लोग जाते हैं वो लोग पूरी तरीके से वहाँ पर काम करते हैं। आप ये देखो कि आजकल सॉइल इंस्टीट्यूट्स क्या काम कर रहे हैं। कायदे से इस परिकल्पना को बाद में मर्ज करने के लिए 1992 में एक बात और भी की गई थी कि हर यूनिवर्सिटी को अपने एक्सटेंशन प्रोग्राम्स जारी रखने पड़ेंगे। तो यूनिवर्सिटीज के लिए 3 बातें की गई, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन। केवल ये 3 काम हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का। आप विदेशों की किसी यूनिवर्सिटी में चले जाइए तो वो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ। वो हॉस्पिटल्स लोगों के जो उस इलाके में, उस यूनिवर्सिटी के इलाके में आने वाले लोग होते हैं उनके लिए हॉस्पिटल का काम करते हैं। इवन रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ तो मेडिकल रिसर्चेस हो रही होती हैं। वहाँ आप जमीन की मिट्टी को लेके जाइए, वो वहाँ पे आपको सॉइल डिपार्टमेंट में जाके वो आपको बता देगा कि इस मिट्टी में क्या जरूरत है, आपको क्या चीज डालनी होगी, कौन सी खेती करनी होगी, कौन सी फसल उगानी होगी। अपने यहाँ कोई यूनिवर्सिटी कर रही है क्या ये काम? सर मिट्टी की जांच बोलते हैं इसको हिंदी में। हाँ, मिट्टी की जांच। सर लोगों का कृषि में अब लोगों का मन भी नहीं लगता, अब सब लोग शहरों में ही पलायन कर रहे हैं। इसीलिए नहीं लग रहा ना, क्योंकि उनके पास में सुविधाएं आप दोगे नहीं, तो मन कहाँ से लगेगा। बट क्या है सर, जो कृषि में उपज पैदा होता है सर उसका
अपने को अच्छे से दाम नहीं मिल पाता, इसी लोग कृषि करना उतना पसंद नहीं करते सर अब। इसीलिए तो 6 महीने से किसान पड़े हुए हैं आंदोलन करने के लिए। तो वो चीजें वही है ना। एक बात और भी है ना कि हल चलाने से ज्यादा बेहतर अगर गांव का लड़का ये समझने लगे कि मैं किसी दूसरे की नौकरी कर लूंगा, तो ये तो फिर ठीक ही है, फिर तो हो चुका। हम आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते होंगे, गांव घर से ही आते होंगे, यहाँ हॉस्टल में रह के या कमरा किराए पे लेके पढ़ते होंगे। किसने सोचा है कि सरकारी नौकरी के अलावा गांव में जाके अपनी खेती को उन्नत तरीके से खेती करेंगे? शायद बहुत कम लोग, क्योंकि उसकी दुश्वारियां अलग हैं, उसकी मुसीबतें अलग हैं। खैर वो एक अलग बात है, पॉलिसीज होती हैं इसी तरीके से बनती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसके पॉलिसीज के विषय में पढ़िए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। आज नहीं था मेरे पास में इंटरनेट, मैं बड़ी मुश्किल से के बीच में, हो सकता है आवाज़ कटवट रही हो, मुझे नहीं मालूम, अपने इससे चला रहा था, लेकिन कोशिश करूंगा। हाँ 3 तारीख को मैं क्लास नहीं लूंगा, ये मैं बता दूं। 3 तारीख, आज क्या है, 1 है ना, परसों। यस सर, यस सर। परसों नहीं लूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और जब भी लूंगा, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग समझ लीजिए, लिंक यही रहेगा, लिंक मैं दोबारा सेंड नहीं करूंगा, यही लिंक है, ठीक है जी सर।